हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को, सॉरी गुड आफ्टरनून सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग का रहेगा लेक्चर नंबर थर्ड। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं और आई होप सभी लोगों को लेक्चर नंबर टू के भी नोट्स मिल गए होंगे। एंड एक बार बस आप लोग ये ज़रूर बता देना कमेंट में, ठीक है। अभी भी बता सकते हो या फिर जब ये रिकॉर्डेड में जाएगा लेक्चर तो रिकॉर्डेड में आप कमेंट कर देना। एंड दैट वाज कि हिंदी के मैंने कुछ नोट्स चेंज करवाए थे फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। फर्स्ट में पूरा हैंड रिटन वाला पार्ट था और दूसरे में थोड़ा सा टाइप्ड वाला पार्ट था। तो आप कमेंट करके बता देना कौन सा आपको बेटर लगा था, हैंड रिटन वाला या टाइप्ड वाला। ओके, लेट अस स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: नेम द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन लोकेटेड इन द तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। सिंगरेनी, रानीगंज, तालचेर या फिर झरिया। अब हमने पिछले लेक्चर में कोल के बारे में क्या क्या पढ़ा था, पहले उसको रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन ये था वहाँ पे कि ब्राउन कोल यानी भूरा कोयला किसको बोलते हैं। तो ज़रा कमेंट बताइए कि ब्राउन कोल किसको बोलते हैं। कोल को पहली बात तो हम किस नाम से जानते हैं, तो दफन धूप यानी बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं और ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन अगर बात करेंगे तो कोल की अगर बात करें तो ये चार तरह का पाया जाता है। कौन कौन सा? जिसमें था एंथ्रेसाइट, बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें कि सबसे हाई ग्रेड का कोल ये था और सबसे लो ग्रेड का कोल ये था। कोल की ग्रेडिंग करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, और उसमें मॉइस्चर का कंटेंट कितना है, मॉइस्चर जितना कम होगा उतना अच्छा है। अब इसमें से जो लिग्नाइट था दैट वाज योर ब्राउन कोल, ये था आपका भूरा कोयला। पीट सबसे पिटा हुआ था। बाइटुमिनस को बोल रहे थे कोकिंग कोल या फिर मेटलर्जिकल कोल, ठीक। देन अगर बात करेंगे तो अब कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है तो वो थोड़ा सा देखते हैं। तो कोल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक तो झारखंड मेन गढ़ है। अगर हम देखें किसका, कोल का, तो झारखंड में झरिया है, धनबाद है, बोकारो है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। झरिया हो गई, बोकारो हो गई, धनबाद हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोल। ये सिंगरौली एमपी में है। सिंगरौली एमपी और यूपी के बॉर्डर में, ध्यान रखना है, एमपी और यूपी के बॉर्डर में। देन अगर छत्तीसगढ़ में आओगे तो छत्तीसगढ़ में दो जगह हैं, तालचर और इब। तालचर और इब ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल में याद करना है रानीगंज। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पंचकानन, ये भी आपका एमपी में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है। ध्यान ये रखना है कि ये सिंगरौली और सिंगरेनी अलग है। सिंगरेनी है तेलंगाना में, जो पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर वो सिंगरेनी होगा जो आपका तेलंगाना में। सिंगरौली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। रानीगंज वेस्ट बंगाल, तालचर और इब कहाँ है? उड़ीसा में। और झरिया, झा से झरिया, झा से झारखंड, ठीक है, वो आपका कहाँ पे है? झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। मैच कॉलम और लिग्नाइट कोल जो है सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, लिग्नाइट कोल। और इंडिया में सबसे ज़्यादा वैसे बाइटुमिनस पाया जाता है। टर्शरी कोल कहाँ पाया जाता है? टर्शरी कोल। मैच कॉलम ए विद द कॉलम बी, यानी कि यहाँ पर कॉलम ए में डेन्यूरेशनल प्रोसेस लिखा और यहाँ पर उसकी ड्राइविंग फोर्स एनर्जी लिखी हुई, आपको बताना है क्या सही है। तो यहाँ पे लिग्नाइट की बात करेंगे तो तमिलनाडु में बहुत पाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। और टर्शरी कोल की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो वहाँ पर आपको टर्शरी कोल मिलेगा। टर्शरी कोल नया कोयला है। नया कोयला जितना नया होगा कोयला उतना ही खराब होता है, या फिर मैं ये बोलूँ जितना ही पुराना होगा कोयला उतना ही अच्छा होगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि जितना कोल नया होगा उतना ही बेटर होगा। ओके, चले जाओ, ठीक है। यस, मेघालय हो गया आपका, इधर हो गया थोड़ा बहुत जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है डेन्यूटेशनल फोर्स और वहाँ पर आगे लिखा हुआ है ड्राइविंग फोर्स एनर्जी, तो इसका सही में मैचिंग करना है। तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है चट्टान का टूटना। वेदरिंग यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अपक्षय। अपक्षय होता है चट्टान का टूटना। अब चट्टान जो है वो अलग अलग तरीक़ों से टूट सकती है। वेदरिंग अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है। वेदरिंग इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स। मैकेनिकल भी हो सकता है, यांत्रिक, केमिकल भी हो सकता है, रासायनिक, और इवन बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो तीन तरह की आपकी वेदरिंग हो सकती है, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल।
मैकेनिकल है जहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस ब्रेक रॉक विदाउट द चेंजिंग द मिनरल कॉम्पोजिशन, यानी बिना मिनरल कॉम्पोजिशन के चेंज हुए टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अगर रॉक टूट जाए दैट इज़ मैकेनिकल। अगर कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से, रासायनिक बदलावों की वजह से, केमिकल वेदरिंग में क्या क्या आते हैं, तो केमिकल वेदरिंग में आता है ऑक्सीडेशन, केमिकल वेदरिंग में आता है रिडक्शन, केमिकल वेदरिंग में आता है हाइड्रेशन, केमिकल वेदरिंग में आता है सोल्यूशन। ये सब नोट करके रखना, पहले इन सबसे सवाल बनते नहीं थे, अब खूब भर भर के सवाल बन रहे हैं इनसे। ये जो आपका पूरा लैंडफॉर्म वाला टॉपिक है, फिर मैं बोलूँ जियोमॉर्फोलॉजी वाला जो टॉपिक है, ऐसे खूब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल भी होती है, तो मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल 3 तरह की वेदरिंग है। मैकेनिकल में क्या है, तो टेम्परेचर या प्रेशर कुछ तो पड़ रहा है जिसकी वजह से चट्टान टूट रही। केमिकल में ये आगे तो ऑक्सीकरण हो रहा होगा या न्यूनीकरण हो रहा होगा, या फिर हाइड्रेशन, पानी पड़ रहा होगा, या फिर पानी में वो घुल रहा होगा, सोल्यूशन बन रहा होगा, जो कि जनरली जो रॉक में, जो चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना होता है, उसमें देखने को ही मिलता है। ओके अब आगे बढ़ते हैं, और यहीं से आता है टर्म, मैकेनिकल वेदरिंग में ही होता है जब एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है, जब चट्टान का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है, ठीक है, तो वो हट जाता है पूरा और अनस्ट्रिप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएटेड डोम या फिर एक्सफोलिएशन। वेदरिंग के बारे में ध्यान ये रखना होता है कि जहाँ पे चट्टान पड़ी होती है वहीं पे वो टूट जाती है, इसीलिए वेदरिंग एक इन सितु प्रोसेस होता है। इट इज़ अ इन सितु प्रोसेस, मतलब जहाँ पे रॉक है वहीं पे ही रॉक टूट रही है, वहीं पे उसकी वेदरिंग हो रही है, दैट इज इन सितु प्रोसेस। ऑलराइट, सो वेदरिंग में काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकती, ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, केमिकल एक्शन, है ना, केमिकल वेदरिंग और ये मैकेनिकल वेदरिंग सब ने देखा था, तो दो होगा, ध्यान रखना, इन सितु प्रोसेस है ये। देन जब भी कोई चीज़ टूटी है, जैसे चट्टान टूटी है, तो उसका अब होगा क्या, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन मतलब कोई आके ले जाएगा उसको उठा के। कौन ले जाएगा आके उठा के उसको, या तो पानी बह के आएगी नदी, या तो ग्लेशियर आएगा, या हवा चलेगी, तो उसमें हमें वेग चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर हमें चाहिए ही चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कटाव और परिवहन, परिवहन के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो वेदरिंग तो एक इन सितु प्रोसेस है, लेकिन इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन एक्स सितु है, क्योंकि चट्टान तो टूट गई लेकिन चट्टान को कहीं और ले जाके उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ओके, मास मूवमेंट की अगर बात करें, मास मूवमेंट क्या है, एकदम से आपने देखा होगा कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन को बोलते हैं इंग्लिश में लैंडस्लाइड, हिमस्खलन को बोलते हैं एवलांच। तो इसमें क्या हो रहा है, एकदम से एक बड़ा जो पार्ट है, बड़ा पार्ट है या तो बर्फ का या जमीन का, वो एकदम से गिर रहा है और बहुत ज़्यादा पार्ट उसका गिर रहा है, उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। और मास मूवमेंट में क्या होता है, मास मूवमेंट में ग्रेविटी वर्क करती है, ध्यान रखना, ग्रेविटी, ग्रेविटी एड्स द मास मूवमेंट। वेदरिंग की अगर बात करें, वेदरिंग के बारे में एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, दैट इज इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, यानी कि मास मूवमेंट होने के लिए वेदरिंग का होना ज़रूरी नहीं है। किसी चीज़ को गिरने के लिए उसको टूटना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसको तो ग्रेविटी बुला रही है नीचे, वो टूटे चाहे ना टूटे, हाँ उसकी सहायता ज़रूर कर देता है मास मूवमेंट में जो वेदरिंग है। तो वेदरिंग एड्स द मास मूवमेंट, इट इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर द मास मूवमेंट, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, याद रहेगी इतनी चीज़। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और डेनिडेशन क्या होता है, अनाच्छादन। अनाच्छादन एक ओवरऑल प्रोसेस होता है, जो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, मास मूवमेंट, वेदरिंग, ये सब डेनिडेशन के तहत ही आते हैं। जैसे डाइस्ट्रोफिज्म होता है, डाइस्ट्रोफिज्म क्या होता है, पटल विरूपण क्या होता है, डाइस्ट्रोफिज्म होती है चीज़ों का बनना। चीज़ें कैसे बनती हैं, प्लेट टेक्टोनिक से, जब प्लेटें पास में, तो इस तरीके से चीज़ें बनती हैं, डाइस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। जब एक्सोजेनिक, यहाँ पर वर्क कर रहे हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, आंतरिक फोर्सेस, जो मैंने आपको प्लेट्स पढ़ाई थी पहले लेक्चर में, प्लेट्स वही हैं, वही जब मूव करती हैं उसी उसी की वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस आते हैं। इनकी जो एनर्जी आती है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन होता है, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, उस सब सोर्स ऑफ एनर्जी आपका सन है। तो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस, उसको एक जनरल टर्म देते हैं डेन्यूडेशन। जिस तरीके से जितने एंडोजेनिक फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, इंटरनल फोर्सेज, उसको हम एक जनरल टर्म देते हैं डाइस्ट्रोफिज्म, बोले तो पटल विरूपण, वैसे यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्सेज के लिए देते हैं डेन्यूडेशन। सो 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ना विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द पॉपुलेशन ग्रोथ फेज इन इंडिया विद इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रहा हिंदी में, करिए।
ओवरऑल प्रोसेस यस, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे आते हैं, बाकी आप बता देना हिंदी वाले के नोट्स कैसे, लेक्चर 1 वाले चाहिए, लेक्चर 2 वाले, आप बता देना, ठीक है ना। ये टॉपिक है ह्यूमन जोग्राफी का। अगेन आप बोलोगे सर ये भी आ जाएगा, आएगा भाई आएगा, ठीक है, फालतू में नहीं करवा रहे हैं। तो फेज़ 4, फेज़ 3, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 की बात करते हैं 1901 से 1921। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कोई पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं था यहाँ पर, पॉपुलेशन एकदम स्टैगनेंट पड़ी हुई थी, पॉपुलेशन वॉज स्टैगनेंट, ठीक है, स्टैगनेंट थी, रुकी हुई थी। क्यों? क्योंकि डेथ रेट बहुत हाई था और बर्थ रेट उतना लो था, बोल सकते हैं, ठीक है। फिर 1921 से 51 यहाँ पर स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट तो अभी भी हाई था, लेकिन बर्थ रेट जो है वो हाई हुआ, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। 1951 से 81 ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट तगड़ा था और डेथ रेट जो है सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन किया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पे। और यहाँ पर अगर बात करें पोस्ट 1981, तो इस पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन फेज बोलते हैं इसको, जहाँ पॉपुलेशन अब स्टेबिलाइज हो गई है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो गए हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो गए हैं। बर्थ रेट ऐसा नहीं सिग्निफिकेंट, डेथ रेट सिग्निफिकेंटली लो हुआ है, बर्थ रेट उतना सिग्निफिकेंटली लो नहीं हुआ है, इसलिए पॉपुलेशन अभी भी ग्रो कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन देखने को मिला है। तो याद रहेगा, पहला फेज स्टैगनेंट, दूसरा स्टेडी ग्रोथ, तीसरा भयंकर ग्रोथ, चौथा स्टेबलाइज हो गया। अभी क्यों हुआ उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही मैच्ड है यहाँ पे। ओके, ऑलराइट। Consider the following statement regarding the evolution of India's major drainage systems. Which of the following statements is or are correct? यानी कि भारत की प्रमुख जल निकासी प्रणालियों के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है, बताइए। हिंदी में ये रहे आपके स्टेटमेंट्स। ओके, द एंशियंट इंडो ब्रह्मा रिवर इज बिलीव टू हैव स्प्लिट इनटू 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स ओवर टाइम। जो इंडो ब्रह्मा रिवर है ये 3 मेजर रिवर सिस्टम में टूटा। अच्छा, द गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज रिप्रेजेंट द सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम। ये सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं गंगा और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, द वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गलत है। देखो, हमें पता है कि पहली बात तो जो हमने पिछले लेक्चर में समझा कि जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हिमालयन और दूसरा पेनिनसुलर, ठीक है, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालय में हमने 3 रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम। और पेनिनसुलर में रिवर्स जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके डेल्टा बना रही हैं, और दूसरी वो जो वेस्ट में फ्लो हो रही हैं और अरेबियन सी में जाके ईस्टरी या जॉर्बतुन्मुख बना रही हैं। अब यहाँ पे हमने पता होना चाहिए कि जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पर इस तरीके से इंडस रिवर सिस्टम है, इतना तो सबको पता होगा। यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और यहाँ पर इस तरीके से गंगा रिवर सिस्टम है। तो इंडस हो गया वेस्ट में, ब्रह्मपुत्र हो गया ईस्ट में और गंगा हो गया सेंट्रल में। तो गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज प्रेजेंट सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ये जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ केंद्रीय जल निकासी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र आएगा वो पश्चिमी में नहीं पूर्वी में आएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 एंड 2। ओके, अब अगर हम बात कर लें यहीं पे ब्रह्मपुत्र रिवर की, क्योंकि आई थिंक आप एक बार कमेंट में मुझे कंफर्म कर दो कि गंगा रिवर सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूँ ना, एक बार जरा कंफर्म करो। सिंगरेनी बेटा तेलंगाना में, ठीक है। हाँ, एक बार कंफर्म करो, मैंने पढ़ा दिया ना। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है चेमायुंगदुंग जी, यस सर, ओके ओके। देखो कुछ 1-2 हैं नो बोल रहे हैं, बहुत सही बेटा। और ये यस कैसे बोल रहे हैं? रुको ना एक सेकंड, जरा हम देख लें नोट्स में तुम्हारी, हम अभी बताते हैं तुमको, रुको अभी एक सेकंड रुको जरा, अभी हम यस और नो का फैसला करते हैं। आधे तो यहाँ पक्का सो रहे हो, या तो पढ़ाया होगा या तो नहीं पढ़ाया होगा, दोनों तो नहीं हो सकता एक टाइम पे, है ना। बेटे
पूरा अभी सीधे वही खुला है आके, 9th वाला। अच्छा ये हिमालयन सिस्टम है, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर वाली पढ़ाए हैं। चलो मैं क्या ही देखूं इतना डिटेल में, नोट्स में मुझे याद नहीं कि मैंने पढ़ाया कि नहीं, कितनी क्लासेस होती हैं दिन में की, पता नहीं चलता है कहाँ क्या पढ़ाया दिया। चलो कोई नहीं, अभी ब्रह्मपुत्रा समझ लो, मेरे हिसाब से तो पढ़ा दिया मैंने, गंगा रिवर सिस्टम सर पढ़ाया है। तो ये कैसे बोल रहे हो भाई, लेक्चर 1 में बताया था सर आपने। अच्छा लेक्चर 1 में, मैं लेक्चर 2 में देख रहा था। एक सेकंड रुकना ज़रा, देखूं तो मैं तुम लोगों की करतूतें थोड़ी सी। ये भी पहला लेक्चर तीसरा चल रहा, लेक्चर 1 का ही होश नहीं है हैं। यहाँ से ऐसी चप्पल फेंक के मारेंगे ना जिसने नो लिखा है, समझ लेना ध्यान से। हाँ नो बेटा, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, सच बता रहे हैं। अभी लेक्चर तीसरा चल रहा है, लेक्चर 1 का तुमको होश नहीं है कि क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था वो याद नहीं है। मतलब पढ़ा था भी कि नहीं वो याद नहीं है, क्या पढ़ाया था वो तो भूल ही जाओ। कि ट्रिब्यूटरीज अगर हम पूछ ले तुमसे कि घाघरा कहाँ से निकलती है, तो तुम ये बता पाओ कि घाघरा कहाँ से निकलती है, वो तो छोड़ ही दो। तुम घाघरा का नाम सुने हो ज़िंदगी में कभी, वही तुम नहीं बता पाओगे हैं। तुम बेटा छोड़ो अभी लेक्चर वेक्चर, पहले लेक्चर से शुरू करो जाके, यहाँ बीच में मत आना पढ़ने कि बीच में आगे फिर जब हम बोलेंगे ये पढ़ा दिया तो फिर नो नो करोगे, अपना टाइम ख़राब करोगे और हमारा भी। तो यहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से निकलती है, चेमा युंगदुंग, ठीक है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर या फिर अंगसी ग्लेशियर, ठीक है, चेमा युंगदुंग या फिर अंगसी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। फिर ये और यहाँ पर इसको जानते हैं सांगपो के नाम से या फिर यारलंग सांगपो। यहाँ पर प्लेस पड़ती है नामचा बरवा, जहाँ से जो हिमालय हैं उनकी सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है, वो बेंड हो जाते हैं और यहीं से यू टर्न मारती है, यू टर्न मारती है ब्रह्मपुत्रा और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में इसका नाम पड़ता है पहले सियांग, फिर पड़ता है दिहांग, और ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ता है असम में आके, जहाँ पे ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है मजूली द्वीप, मजूली आइलैंड। फिर यहाँ पे ये जगह पड़ती है डुबरी असम में, यहाँ से सीधा साउथवर्ड टर्न मारती है और साउथवर्ड टर्न मार के सीधा एंटर करती है बांग्लादेश में, जहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है जमुना। याद रहेगा जमुना इसका नाम पड़ता है। फिर यहाँ से गंगा आती है जहाँ पर बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा पड़ता है और दोनों मिल के ये मेघना बन जाती हैं। ब्रह्मपुत्रा की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमें पढ़नी है। जो नीचे से इसको ज्वाइन कर रही हैं वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का फ्लो इधर की तरफ है। तो ये हो जाएगी आपकी धानसिरी, लोहित और ये दिबांग। दिहांग ध्यान से सुनना, नाम है ब्रह्मपुत्रा का, उसकी सहायक नदी नहीं है, दिबांग उसकी सहायक नदी है। राइट साइड से इसको ज्वाइन कर रही है सुबनसिरी, ठीक है, ये सुबनसिरी है, ये तीस्ता है, और बीच बीच में जो है ये आपकी कामेंग, मानस, रेडक, जलढाका। जलढाका, रेडक, मानस, कामेंग किसके बीच में है, सुबनसिरी और तीस्ता। तो ये सारी सहायक नदियाँ। तीस्ता कहाँ से निकलती है, तीस्ता सिक्किम से निकलती है, सोलामो लेक है एक तीस्ता। अगर मैं बात करूँ बाकी कहाँ से निकलती है वो याद नहीं करना है तुमको, बस तीस्ता का ध्यान रखना है क्योंकि वो इंडिया से निकल रही, सिक्किम से सोलामो लेक, TSOLHAMO, सोलामो लेक से निकलती है वो, ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ से निकलती, नाम क्या है उसका और उसकी सहायक नदियाँ क्या है। और ये जो बराक दिख रही, बराक ये मणिपुर की हिल से निकलती है और मेघना को जाके मिलती है ये। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, मणिपुर, अरुणाचल, सिक्किम या फिर मिजोरम। लोएस्ट पॉपुलेशन तो ये सिक्किम की है। हाईएस्ट पॉपुलेशन तो सबको पता होगा, हाईएस्ट कहाँ की है, यूपी के आगे कोई बोल सकता है क्या है। लोएस्ट पॉपुलेशन हाईएस्ट तो देख लिया, अब पॉपुलेशन डेंसिटी समझ लेते हैं, जनसंख्या घनत्व तो समझ लेते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है। अब इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। स्टेट की बात करूं, राज्य की, तो बिहार होगा, दूसरे नंबर पे आएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। लोवेस्ट की बात कर लूँगा अरुणाचल, यहाँ पे रहते हैं 1106 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल में रहते हैं सिर्फ 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। यूटी की बात कर लूँ, ये तो स्टेट है, राज्य है, यूटी की बात कर लूँ तो दिल्ली आएगा,
सबसे नंबर 1 पे। कितना है? बिहार का भी 10 गुना, 11,320 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं। और लोवेस्ट में अगर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व भी याद करना। वैसे अगर देखें साइज़ के बेसिस पे सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और साइज़ के बेसिस पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो आपका राजस्थान है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, मिजोरम राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं। मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और चलो वो तो अभी इतना ही याद करो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016? दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन बिजनेस, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम फाइनेंशियल हरासमेंट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इस तरीके के क्वेश्चन तो मेरे, ठीक है, ये कोई बहुत भी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स इतना भी चीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है इसके बारे में। ये कंसिडर करते हुए आपको क्वेश्चन बनाना है। ऐसा नहीं कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पूरा पढ़ने लग गए कि भाई क्या दिया हुआ है इसमें, या तो पूरा चार्ट जाएंगे इससे क्वेश्चन आया है तो ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब कितना ही पढ़ लोगे तुम, हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग अलग सोर्स थोड़ी रेफर करोगे। तो ऐसी चीज़ों को वहाँ पर बैठ के बनाना आना चाहिए। इंसॉल्वेंसी का मतलब ही क्या होता है? दिवाला। दिवाला निकल जाना मतलब कि बस हो गया। दिवाला निकल जाना मतलब लोन वोन लिए तब हिम्मत नहीं हो रही उसको चुकाने की, हिम्मत इन दी सेंस कि अब औकात ही नहीं बची चुकाने की। स्टॉक मार्केट कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे? टू प्रमोट एफडीआई वगैरह यहाँ कहाँ आएगा? टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन बिजनेस, व्यवसायों में वित्तीय संकट के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाना है। तो जो वित्तीय संकट होता है वही होता है दिवाला निकल जाना। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अगला 7th, 1947 और 90 के बीच भारत द्वारा अपनाया गया नियामक ढांचा, और जिसे अक्सर लाइसेंस राज के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करना है, जबकि इसके कुछ इच्छित लाभ थे। इस प्रणाली से अक्सर जुड़ा एक महत्वपूर्ण अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम क्या था? आपको यहाँ पर नकारात्मक परिणाम बताना है। इंग्लिश में ये रहा क्वेश्चन, यानी कि यू हैव टू टेल दी नेगेटिव अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि ऐसा कुछ चाह नहीं रहते लेकिन हो गया फिर भी वो लाइसेंस राज, जो 1947 और 90 में रहा। अब मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि हमारे देश में जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, पहली जो औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, जिसने कि इंडस्ट्रीज़ को 4 ग्रुप्स में बांटा था। हैं सर, आप तो बोल रहे थे तीन उसमें बांटा था, 3 शेड्यूल थे। बेटा वो 1956 की थी, सेकेंड IPR थी वो, जिसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे थे। वो दूसरी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जिसने कि 3 शेड्यूल्स में बाइफिकेशन किया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, जिसमें शेड्यूल ए में 17, शेड्यूल बी में 12 और बाकी बच गई शेड्यूल सी में इंडस्ट्रीज़ थी। यहाँ पे 4 ग्रुप्स में बटी थी वो। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, 48 और मेनली खासकर जो 1956 जो वाला था, उसमें लाइसेंस राज शुरू हो गया था। लाइसेंस राज का मतलब ये है कि आपको मैंने बताया था शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें कि सिर्फ पब्लिक, यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथ में थी, 17 इंडस्ट्रीज़ थी इसमें। शेड्यूल बी में वो थी जिनमें गवर्नमेंट ही काम करेगा लेकिन प्राइवेट की हेल्प ले सकता है, 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी। और शेड्यूल सी की अगर बात करें तो ये सारी प्राइवेट के हाथ में थी। तो मेजर जो इंपॉर्टेंट थी वो गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली थी, यानी कि यहाँ से हमने बोला कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स को खेलने के लिए उतना स्कोप दिया नहीं गया, गवर्नमेंट ने स्कोप रख रखा था। अब मान लो और कुछ प्राइवेट प्लेयर को खेलना भी है यहाँ पे, यहाँ पे तो गवर्नमेंट खुद बोलेगी, और यहाँ पे भी खेलना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जहाँ मना है वहाँ जैसे जैसे है, जब फ्री आपका ओपन है, जब जैसे चाहो इंडस्ट्री खोल दो, लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने जाओगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपसे अंडर द टेबल कुछ पैसा लेंगे, तब आपको लाइसेंस देंगे। तो वहीं से करप्शन की शुरुआत भी हुई। और इनएफिशिएंसी, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट हमारी संस्थाएं होती हैं वहाँ पर इनएफिशिएंसी के लिए जानी जाती हैं। अभी चले जाओ आधार कार्ड अपडेट करवाने, अभी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, सर्वर नहीं आ रहा है, अभी लंच के बाद आना, अभी कल आना, अभी 3 दिन से सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो कब आएगा पता नहीं है, जब मना है तब आना। तो ये सारा चलता है, क्यों, क्या ही लेना देना है। तो वो होता है इनएफिशिएंसी। तो द क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू बिजनेसेस पोटेंशियली स्टिफलिंग इनोवेशन एंड लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज। यस, मुझे दूसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, साफ साफ समझ में आ रहा है क्या, कि नए व्यवसायों के लिए प्रवेश में, क्योंकि नया व्यवसाय प्रवेश कर ही नहीं सकता आसानी से, क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ेगा, में बाधाओं का निर्माण संभावित रूप से नवाचार को बाधित करता है और अक्षमताओं को जन्म देता है। इनोवेशन कहाँ से ही होंगे? करप्शन में रिडक्शन नहीं हुआ, बढ़ा करप्शन। क्यों? क्योंकि लाइसेंस लेना है तो दो थोड़ा सा पैसा। रैपिड इंक्रीज इन दी क्वालिटी, क्वालिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको आप करेंगे, ये इंग्लिश में रहा और ये हिंदी में रहा, उसी से संबंधित क्वेश्चन, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, दबा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक पे, और दिल्ली पुलिस में भी दबा के पूछेंगे। नोट्स भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। 1991 से पहले भारत में औद्योगिक विकास पर लाइसेंस राज प्रणाली का प्राथमिक प्रभाव क्या था? क्या था प्राथमिक प्रभाव लाइसेंस राज? व्हाट वाज द प्राइमरी इंपैक्ट ऑफ द लाइसेंस राज सिस्टम ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ? बताओ। अगर इसका भी ना बता पा रहे हो तो फिर एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी अभी बताया है, बस क्वेश्चन अलग है। इट क्रिएटेड एंट्री बैरियर्स, हिंडर्ड एक्सपेंशन एंड फॉस्टर्ड इन एफिशिएंसी। खत्म। और ये 1991 ही क्यों? क्योंकि याद करो 1991 में हम कुछ लेके आए थे, याद है पिछली क्लास में पढ़ाए थे, एलपीजी सिलेंडर लेके आए थे, नहीं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वैश्वीकरण, ये आपका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका उदारीकरण। इसमें क्या था? इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ली गई। जो पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट तुरंत नहीं आ सकती थी, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन खुले छोड़े गए, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया, लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, यानी कि जो हमारी लोकल अर्थव्यवस्था है, उसको पूरे देश पूरे विश्व के साथ इंटीग्रेट करना, उसका समावेश करना, उसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डज अ लोअर जीपीआई स्कोर इंडिकेट? कम जीपीआई स्कोर क्या दर्शाता है? हायर लेवल ऑफ पीस, ग्रेटर मिलिट्री स्ट्रेंथ, हायर रिस्क ऑफ वॉर, बेटर एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस। जीपीआई, ग्लोबल पीस इंडेक्स, कौन रिलीज करता है? पिछले लेक्चर में देखा था, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, जरा बताओ, हु रिलीजेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो यहाँ पर हायर लेवल ऑफ पीस होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमें साफ साफ देख के समझ में आ रहा है कि, ठीक है, कि एक ही ऑप्शन है जो पीस की बात कर रहा है। ये आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सबसे पहली बार, ठीक है, अगर बात करेंगे तो किसने करी थी? सबसे पहले बात किसने करी थी? तो एक तो थे हमारे अमर्त्य सेन, किसी को पता है कौन था? एक पाकिस्तानी भी था इसमें, एक तो इंडियन थे अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जिनको 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल मिला था, और पाकिस्तानी थे महबूब उल हक। इन्होंने ये 1990 में डेवलप किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे पहले इन्होंने ही डेवलप किया था, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति। इसकी अगर पहले हम बात करें तो पार्ट 5 में, संविधान के भाग 5 में, अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में इसके बारे में दिया हुआ है, प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट को हम देश का हेड बोलते हैं, लेकिन ये नॉमिनल हेड है, नाम का हेड है, ये टाइटलर हेड है, ये डी ज्यूरे हेड है, यानी कि इसके पास रियल पावर्स नहीं है। तो किसके पास हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास है। जो प्रधानमंत्री है वो रियल हेड कहलाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का हेड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को हेड कर रहा है। ये तो नाम के हैं, नाम के हैं देश के मुखिया ये। खैर, तो 52 से 62 ये इनसे आर्टिकल डील करता है। 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 इसकी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात करता है, यानी कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है। ये हिंदी में देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। नी, पकानी कोका दुयो दशम से इसको याद कर सकते हैं। अभी इंग्लिश में भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कैसे याद करना है। तो प से पद, राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान है, नी से निर्वाचन, यानी कि इसके इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 54 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि इलेक्शन में इसके कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, या फिर मैं बोलूँ कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि कौन कौन इसके उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हम देखें इलेक्शन में तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इसके इलेक्शन में, तो ध्यान रखना है कि सिर्फ निर्वाचित सांसद और विधायक
इसके चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि नामित सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा नहीं लेते हैं, सिर्फ इलेक्टेड होंगे, एमपीज भी और एमएलएज भी। एमपी का मतलब होता है जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको सांसद बोला जाता है, और एमएलए का मतलब जो विधानसभा है, जैसे कि अभी बिहार विधानसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं अभी, है ना। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति क्या जो प्रणाली होगा, किस तरीके से इसको इलेक्ट किया जाएगा। यहाँ कोटा दिया हुआ है, कोटा वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो मैनर क्या होता है इलेक्ट करने का, तो मैनर होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत की प्रणाली से इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसमें कौन कौन हिस्सा लेता है आपने देखा भी, ठीक। ओके, कोटा क्या होता है, टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 1+1 यानी कि 2, 1+1, चलो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि 1+1 क्यों कर रहे हैं, 2 ही क्यों नहीं लिख देते, ठीक है, लिख दो 2+1, ये होता है आपका कोटा। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है राष्ट्रपति का, यहाँ पर टर्म कितना होगा, तो टर्म ध्यान रखना आपको 5 साल का यहाँ पर इसका टर्म होगा। 56 में दिया हुआ है कार्यकाल, तो 5 साल का होगा। 57 में एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन दी हुई है, यानी कि दोबारा नियुक्ति के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो भारत में राष्ट्रपति कितनी बार भी कोई भी चुना जा सकता है। अभी तक सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो 2 बार बने हैं राष्ट्रपति बैक टू बैक, लेकिन कोई भी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। यूएसए में यानी अमेरिका में कोई 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जैसे बराक ओबामा अब राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 2 ही बार कोई बन सकता है। 58 में अगर बात करें क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, तो उनके क्वालिफिकेशन दी हुई हैं, एक एक करके अब देख ही लेते हैं, सब यहाँ पर बात आई है। तो क्वालिफिकेशंस क्या होंगे प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन होती है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र की बात करेंगे तो उम्र 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और शुड बी क्वालिफाइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्यता होनी चाहिए। 59 में कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस दी हुई है, राष्ट्रपति के पद की कंडीशन, शर्तें दी हुई हैं। शर्तें ये हैं कि वो किसी भी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो राष्ट्रपति बनते उसको रिजिग्नेशन देना है। 60 में ओथ दिया हुआ है, शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज दिलाएंगे उसको, ठीक है, शपथ। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट लिखा हुआ है 61 में, यानी महाभियोग की यहाँ पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, महाभियोग को, क्योंकि फिर पूरा प्रोसेस डिस्कस करना होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। अब याद कैसे करना है, ठीक है, हम इम्पीचमेंट डिस्कस कर लेंगे आगे जब भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम। प्रेम हो गया, ये ट्रैकिंग हो गई, ट्रैकिंग, ठीक है, सो कम इन टाइम। President, there shall be a President of India, executive power of the Union, electoral college, manner of election, term, eligibility for re-election, qualification, condition of office, oath, impeachment and time of holding election to fill the vacancy of the President। यानी कि कितने टाइम में उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन को होल्ड करना है, इलेक्शन करवाना है। ओके, तो यही है कि जैसे उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा होगा, टर्न टेन्योर पूरा होगा, उससे पहले ही वो फिल कर लेना है, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक, ओके। अब अगर इनके इलेक्शन का डिस्प्यूट आएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है, देश की सर्वोच्च न्यायालय देख सकती है, सिर्फ वही देख सकती है, मतलब कि और कोई कोर्ट नहीं देख सकती है सुप्रीम कोर्ट के अलावा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग इन ईदर ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड, कोरम क्या होती है, गढ़पूर्ति इसको बोलते हैं, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। यानी कि सदन की अगर बैठक को या फिर सदन की कार्रवाई को हमें अगर आगे बढ़ाना है तो कुछ सदस्य तो होने ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं बोल दूं कि अगर इस क्लास में 100 लोग नहीं आएंगे देखने, या फिर मान लो कि इस क्लास को अगर 1000 लोग देखने नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पर क्लास नहीं लूँगा। तो यानी कि 1000 जो है ये कोरम हो गया हाउस का, ये ठीक है।
1000 वुड बी दी कोरम। ओके, 1000 वुड बी दी कोरम। तो कोरम कौन डिक्लेयर करता है, कौन डिसाइड करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 100 का क्लॉज जो 3 है वो कोरम की बात करता है। 100 का जो क्लॉज 1 है वो बात करता है वोटिंग इन हाउस की, हाउस में वोटिंग की बात करता है वो। और 100 क्लॉज 3 कोरम की बात करता है, एंड इट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। 1/10 होने चाहिए जितने भी मेंबर्स हैं हाउस के। जैसे लोकसभा में 550 होते हैं तो उसका 1/10 करोगे तो 55 निकल के आएगा। और राज्यसभा में, तो लोकसभा में कितना निकल के आएगा? 55। और राज्यसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं? 250। और अभी हैं कितने? 245। तो लगभग वही 25 मेंबर्स निकल के आएंगे, इतने मेंबर्स होने चाहिए। और नहीं होंगे तो क्या होगा? नहीं होंगे तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, पीठासीन अधिकारी, वह हाउस को एडजॉर्न कर देंगे, सदन को स्थगित कर देंगे वो तब तक के लिए, कुछ एक समय अवधि के लिए। कौन करता है हमेशा ये? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा में वहाँ का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है। राज्यसभा में चेयरमैन होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि देश का उपराष्ट्रपति होता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 530, 552, 550 या 545? कितनी है बताइए? तो ध्यान ये रखना है कि पहले 552 हुआ करती थी लोकसभा की मैक्सिमम मेंबरशिप, लेकिन जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद से इसको 550 कर दिया जा चुका है। ठीक है, 550। 104 संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, इसे क्या किया गया था कि दो एंग्लो इंडियन, जो दो आंग्ल भारतीय समुदाय से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनको पहले राष्ट्रपति लोकसभा में नामित करता था, नॉमिनेट करता था, उसको हटा दिया गया था। इसी तरीके से एक सदस्य को राज्यपाल यानी गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में नॉमिनेट करता था, उसको भी हटा दिया गया था। और जो SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था फर्दर 10 ईयर्स के लिए, 10 सालों के लिए। अब यहाँ पे हम लोकसभा की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो आर्टिकल नंबर 79, अनुच्छेद नंबर 79 में दिया हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। क्या दिया हुआ है? कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है कि पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा। तो पार्लियामेंट में हमें ध्यान रखना है, एक तो लोकसभा आती है, एक राज्यसभा आती है, और हमारे देश के राष्ट्रपति, ये भी संसद का हिस्सा होते हैं। क्योंकि कोई भी जो बिल है वो एक्ट नहीं बन सकता है, कोई भी जो विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता है इनके परमिशन के बिना। तो ये लोकसभा है। लोकसभा को हम जानते हैं लोअर हाउस के नाम से, लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल। ठीक। राज्यसभा की बात करेंगे तो इसको हम जानते हैं परमानेंट हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, परमानेंट हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और किस नाम से जानते हैं? एल्डर्स हाउस, एल्डर्स हाउस। ठीक है, या अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस। इसीलिए इस तरीके से आप याद कर लो कि ये ऊपर है इससे। ठीक है। एंड अगर बात करेंगे इन दोनों की जो पहली मीटिंग हुई थी, इन दोनों की, मतलब एक साथ मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जब ये मिले थे पहली बार लोकसभा और पहली बार राज्यसभा, तो वो था आपका 13 मई 1952, 13 मई 1952, ये डेट याद करनी है। लोकसभा की अगर पहली सिटिंग पूछ ले कभी, इसकी पहली सिटिंग कब हुई, तो वो 17 अप्रैल 1952 में को हुई, 17 अप्रैल 1952 को हुई। आर्टिकल 79 में कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 80 में, अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। राज्यसभा में 250 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें कि 238 इलेक्टेड होते हैं, 238 आपके निर्वाचित होते हैं, और इसमें जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि नामित होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। किस फील्ड में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, लिसैस याद कर लो, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। साहित्य, साइंस मतलब आपका विज्ञान, कला और समाज सेवा। ओके, तो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। और अगर बात कर लें आर्टिकल नंबर 81 में, अनुच्छेद नंबर 81 में, तो यहाँ पर लोकसभा का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम मेंबरशिप हो सकती है वो 550 की हो सकती है, 550, जिसमें कि 530 जो होंगे वो आपके आएंगे स्टेट से यानी कि राज्यों से, और बच गए जो 20 हैं वो आएंगे यूटी से यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। सो रिमेंबर दैट ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज पर चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA
ठीक है, जो पहले आपका इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के तहत लागू नहीं है? हियरिंग्स बिफोर अ डीएम, एफिडेविट। एफिडेविट से पता नहीं क्यों बिहार के उप मुख्यमंत्री की याद आ जाती है, हाफी डेविड। क्यों हाफी डेविड? ट्रायल्स बिफोर मिलिट्री कोर्ट या फिर प्रोसीडिंग्स बिफोर सिविल जज कोर्ट? बताइए क्या सही आंसर होगा? हाफी डेविड होगा या फिर हियरिंग होगी, क्या होगा? बीएसए। अब ये इस तरह क्वेश्चन है कि भाई आप डिटेल में उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो ध्यान ये रखना है, जो आपका हाफी डेविड है, ठीक है, हाफी डेविड वही इसका सही आंसर है। तो हाफी डेविड सबमिटेड बिफोर अ कोर्ट ऑफिसर, ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, ठीक है? 12 चेक करो। अच्छा 12 चेक करना है, क्या चेक करना है इसमें? क्या चेक करना है? क्या मतलब 552 होगा क्या? ऑफिशियल आंसर की 552 माना है क्या? यही हो सकता है, क्योंकि देखो अभी तो 550 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है, वो 550 ही है, ओके? लेकिन अगर वो ऑफिशियल आंसर की में वो होगा तो हो सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता ऑफिशियल आंसर की में भी होगा, क्योंकि ये 550 ही हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है एग्ज़ाम में भी। कहाँ कहाँ दिया हुआ 552 बताएंगे आप मुझे? कहाँ दिया हुआ है? 552 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम। अच्छा ऐसा होता है क्या? हाफ नहीं रहे, वो हाफ ही डेविड बोल रहे हैं हम, ठीक है? तुम अभी समझे नहीं, तुम अभी जो है समझे नहीं, रहने दो बेटा। तुम मुंह मत खुलाओ, ठीक है? हाउ डिड दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 एक्सटेंड द लीगल अबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया? ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 2021 ने भारत में कानूनी गर्भपात ढांचे का विस्तार कैसे किया? कैसे किया बताइए? अब ये क्वेश्चन जो है आपको अपनी बेसिक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके करना है, जल्दी करिए इसको। अब ये क्वेश्चन सारे कहाँ मॉक टेस्ट में आ गए हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन सारे एसएससी स्टेनो के पेपर के हैं, ठीक है? हाँ ओके। चलो, सो हाउ डिड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 एक्सटेंड द लीगल अबॉर्शन? कर लिया? जल्दी आंसर बताओ। बेटा ये कौन है रिव्यू मास्टर? थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब है ना, खुद के अंदर भी झांक ले आता है, सीधा बोल रहा है वो वाला क्वेश्चन गलत है। बेटा कहाँ देख लिए थे जो क्वेश्चन गलत है, हैं? क्यों? कहाँ देख लिए थे? 9 चेक करिए, यही करने बैठे हैं हम, 1 से लेके 14 तक पूरा। अब हम चेक करें फिर से तुम्हारे लिए? सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 एक्सटेंड द लीगल अबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब देखो, इट रिस्ट्रिक्टेड अबॉर्शन एक्सेस ओनली टू मैरिड वुमेन, सिर्फ जो मैरिड है वुमेन सिर्फ वही अबॉर्शन करवा सकती हैं। बताया था पिछले लेक्चर में, ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, इनसे सतर्क रहना है। मेड अबॉर्शन लीगल फॉर ऑल प्रेगनेंसीज अप टू 30 वीक्स, ठीक है? ऑल ओनली एक्सट्रीम की वर्ड दिख गए। अलाउड टर्मिनेशन सोली, सोली भी एक्सट्रीम है, सोली का मतलब है केवल, पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के विवेक पर समाप्ति की अनुमति दी गई, पूरी तरह से एक्सट्रीम कीवर्ड है। सिर्फ अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोलेगा तभी टर्मिनेशन हो सकता है उसका, तो ये भी गलत होगा। आंसर होगा इंक्रीज्ड जिस, तो यहाँ पर भी लंबाड़ी वाला टेक्निक आपका लग रहा है जो सबसे लंबा ऑप्शन है। इंक्रीज्ड जेस्टेशनल लिमिट फॉर टर्मिनेशन टू 24 वीक्स फॉर स्पेशल केसेस, ओके? द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दी पराक्रम दिवस, निम्नलिखित में से कौन पराक्रम दिवस से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी को हुआ था, 23 जैन 1897 को, जिस दिन हम पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे तो इनके जो कुछ स्लोगन्स हैं, जैसे कि जय हिंद, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, है ना? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, दिल्ली चलो, ये सारे नाम इन्होंने रखे थे। इन्होंने मर्लैंडो और जाटा का नाम रख के, ये जर्मनी में हिटलर से मिले थे जाके, ठीक है?
ऑरलैंडो मज़ाटा। ठीक है। बोस जी की बात करेंगे तो इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में। इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया 1939 में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और इन्होंने जो कांग्रेस का हरिपुरा सेशन को प्रेसाइड किया, देन त्रिपुरी में भी प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन त्रिपुरी के बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1938-1939, और रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज को लीड किया था, फाउंड नहीं किया था, और उसमें एक विमेन रेजिमेंट बनाई थी, उसमें महिलाओं के नाम पे रेजिमेंट का गठन किया था, जो किस पे बेस्ड थी, जो बेस्ड थी रानी लक्ष्मीबाई पे। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे एक रेजिमेंट को यहाँ पर इन्होंने फॉर्म किया था। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करेंगे तो इन्होंने, यहाँ पर आगे मैं लिख देता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने भगत सिंह सुखदेव जी के साथ मिलकर 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, HSRA का गठन किया था। भगत सिंह की अगर बात करेंगे तो इन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई थी 1926 में। क्या बनाई थी? पंजाब नौजवान भारत सभा। कब? 1926 में। ओके। द बैटल ऑफ सामूगढ़ वॉज फॉट बिटवीन औरंगजेब विद विच मुगल प्रिंस, यानी जो बैटल है सामूगढ़ का वो किसके साथ लड़ा गया था, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, बताइए। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था वैसे तो, कि जो बैटल ऑफ सामूगढ़ है, ठीक है, धर्मत है और देवराई है। ठीक है। धर्मत और देवराई भी याद करना है, धर्मत और देवराई, ये सब लड़े गए थे किसके साथ? दारा शिकोह, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, जो हार गया था इसमें। ओके। शाहजहाँ तो फादर ही था औरंगजेब का, जिसको इसने कैद पे डलवा दिया था। औरंगजेब के अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे, ये बैटल लड़े गए थे 1658 में, 1658 में, 1707 तक ये रहा था जीवित। बाकी हमने बीबी के मकबरा के बारे में बात करी थी, जिसके बेटे प्रिंस आजम शाह ने बनवाया था, संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था। यहाँ पर हम एक ट्रीटी को रिकॉल कर सकते हैं जो 1665 में हुई थी, 1665 में। अच्छा, मैंने ये आपको बताया था कि ही कॉन्कर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा, ये मैंने बताया था कि नहीं? क्यों कॉन्कर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा? 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी, ये ध्यान रखना। 1686 में और ये 1687 में कॉन्कर कर लिया था इसने। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी 1665 में, किसके साथ? तो ये ट्रीटी हुई थी शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, और औरंगज़ेब, ठीक है, औरंगज़ेब के साइड को से था महाराजा जय सिंह। ठीक है। मुग़ल जनरल थे ये जय सिंह, तो औरंगज़ेब के साइड से थे ये। इनके बीच में ट्रीटी हुई थी 1665 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है। जब मुगल्स ने पुरंदर का जो किला है, पुरंदर का जो फोर्ट है, उसको इन्होंने सीज कर लिया था। तो शिवाजी ने अपने 23 फोर्ट जो हैं, 35 में से 23 फोर्ट जो है मुगल्स को दे दिए थे और 12 अपने पास रखे थे। लेकिन बाद में औरंगज़ेब ने फिर यहाँ पे भी धोखा दिया था। उसके बाद वो यहाँ से, आपको पता है कि औरंगज़ेब के चंगुल से वो चले गए थे, एंड रायगढ़ में उन्होंने जाके 1674 में अपनी ताजपोशी करी थी और छत्रपति खुद को घोषित किया 1674 में। सत्तरिया, वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सेंट, यानी कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्तरिया किस संत द्वारा शुरू किया गया था? ये भी हम कर चुके हैं पहले। हमने 8 क्लासिकल डांसेस पढ़े थे, अगर आपको याद हो। कौन कौन से 8 क्लासिकल डांसेस याद है? कथक यूपी का, ठीक है, और शंकर देव इसका सही आंसर होगा। सत्तरिया, सत्तरिया ये कहाँ का है? असम का। ठीक है। और ये सन 2000 में इसको क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था। इट इज़ द लेटेस्ट क्लासिकल डांस, जो सबसे लेटेस्ट में भी इंक्लूड हुआ है। ओके। और बाकी तो आपको पता ही है कौन कौन से। कथक यूपी का है ना, और कथकली एंड मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये कहाँ के हैं? केरल के, जिसमें कि कथकली को मास्क डांस कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको मास्क डांस कहा जाता है। अगर आपने कभी देखो हरा हरा कलर का मास्क, कभी कभी और भी कलर्स होते हैं, लेकिन जनरली आपने हरे कलर में देखा होगा। 5 तरीके के कलर्स होते हैं, ठीक। तो जो कलर्स फेस में लगा के वो पूरा जो मास्क लगाते हैं उसको मास्क डांस बोलते हैं। कथकली में होता है। मोहिनी अट्टम में
भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार रख के, आपको पता होगा वो जो कुंभ है, जो कलश है, अमृत कलश है, वो लिया था असुरों से। तो ये जनरली क्या होता है, फेमिनाइन डांस होता है, मोहिनी अट्टम फेमिनाइन डांस होता है, जहाँ विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार रख के मोहित किया था किसको, असुरों को, और उनसे वो लिया था। ठीक है। भरतनाट्यम की अगर बात करें, ये सब जैसे कि अगर हम बात करें ये सारे क्लासिकल डांसेस मेंशन कहाँ पर हैं, तो ये नाट्य शास्त्र में मेंशनड है। नाट्य शास्त्र की अगर बात करेंगे तो इसको फिफ्थ वेद के नाम से जानते हैं, जिसको कोई कंपोज करने का काम किया था भरत मुनि ने। भरत मुनि ने इसको नाट्य शास्त्र को कंपोज किया, तो इसको पांचवा वेद बोलते हैं। ओके, याद रहेगा। और भरतनाट्यम कहाँ का है जरा बताइए तो, भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वॉज यूज बाय द विलेजर्स ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में, 1973 में शुरुआत करी थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, जहाँ पर जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, पेड़ों की कटाई हो रही थी, तब यहाँ पर जो विलेजर्स हैं उन्होंने काटने से रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाया था। दे हग द ट्री टू प्रिवेंट द कटिंग। ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1973, जो चामली डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड में पड़ता है, तब उत्तर प्रदेश में था आपका। आपको पता है 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल इज मोस्ट एक्यूरेट। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर दीजिए। चलिए एक सेकंड रुकना, मैंने पिक्चर तो लगाया था, एक कहाँ गया वो। चलो कोई नहीं। तो सेल साइकिल में क्या होता है, सबसे पहला जो फेज़ होता है वो G0 होता है। फिर यहाँ पे लिखा होगा सब, ठीक है। G0 होता है, G1, S फेज़ और G2 फेज़। ओके सर, सारे नोट्स भाई इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग आपको मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो आपका G0 फेज़ होता है, ठीक है, देन G1, देन S फेज़, देन G2, देन M फेज़, इस तरीके से होता है आपका। G0, देन होता है आपका G1, देन S फेज़ होता है आपका, देन इट इज़ G2 एंड देन M होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें G0 जो यहाँ पर है, ये आपका सेल रेस्टिंग फेज़ होता है, ठीक है, ये रेस्ट कर रहा होता है यहाँ पे सेल। देन G1 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ होती है सेल की, ग्रोथ होती है सेल की, ठीक है। यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, एस से याद करो डीएनए, एस से याद करो सिंथेसिस। G2 में क्या होता है, यहाँ पर माइटोसिस के लिए तैयारी शुरू हो रही होती है, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, मतलब ग्रोथ तो हो ही रही होती है बट प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। और आखिरी फेज होता है एम फेज, जहाँ माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन होता है एक तरीके का। सेल डिवीजन जो है कोशिका विभाजन, वो दो तरीके से होता है। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मायोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाता है। और यहाँ पर मायोसिस में एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल बनाता है। कैसे, पहले तो दो बनी लेकिन उन्होंने अपना अपना ये बना दिया। यहाँ पे डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं, डाइप्लॉइड, और यहाँ पर हैप्लॉइड। ये होता है माइटोसिस वहाँ पर जहाँ पर हमारा बॉडी का ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ बॉडी ग्रो कर रही होती है, बॉडी ग्रोथ, वहाँ पर होता है माइटोसिस। मायोसिस की अगर बात करेंगे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है मायोसिस, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कोशिका चक्र G0 के में से सबसे सही कौन सा है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स रैपिडली इन सेल्स प्रेजेंट इन द G0 फेज,
देन इट इज़ द फेज वेयर सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड इन कैंसरस सेल्स, नो 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 नो, ठीक है। एक तो जैसे मैंने आपको ये बताया माइटोसिस, तो माइटोसिस एक तो जहाँ पर आपका ये हो रहा होगा सेल बॉडी का जो ग्रोथ पार्ट होगा, या फिर जो कैंसरस सेल्स होती हैं कैंसर वाली, वहाँ पर भी आपको पता है रैपिड सेल डिवीजन होता है, तभी कैंसर होता है। कैंसर का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा हो, ठीक है। तो सेल डिवीजन तो आपका एम फेज हो जाएगा, ये G0 तो नहीं होगा। इट इज़ अ टेम्पररी क्वेसेंट स्टेज वेयर सेल एग्जिट दी सेल साइकिल, सी, ठीक है। सेल्स इन G0 एक्टिवली प्रिपेयर फॉर द DNA रेप्लिकेशन, नो, वो एस फेज में होता है जहाँ DNA सिंथेसिस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, इट इज़ अ टेम्पररी क्वेसेंट स्टेज। ये एक अस्थायी मौन चरण है जहाँ कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकलती हैं। ये रेस्टिंग होता है, चेक पॉइंट फेज होता है, चेक पॉइंट से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ नैरो स्लिट, जब कोई तरंग किसी संकीर्ण क्षेत्र से गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन या डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो होता है किसी चीज़ का वापस आना, टकरा के वापस आना। जब कोई चीज़ पास कर रही है थ्रू नैरो स्लिट, वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन तो सोख लेना, वो भी उससे पास नहीं होगी। इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन में लौट के वापस आ रही है, जा नहीं रही आगे, पास नहीं हो रही है। एब्जॉर्प्शन सोख रहा है, वो तो कहीं भी नहीं जा रही, ना आगे ना पीछे। रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में कुछ हो सकता है। अब देखो, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन और डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, दोनों में ही लाइट की एक तरह से हम बोल सकते हैं बेंडिंग होती है, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग होती है क्योंकि लाइट जो है या वेव डिफरेंट मीडियम में जा रही है, डिफरेंट मीडियम में जा रही है। जैसे कि यहाँ पे हम मान लें कि यहाँ से लाइट रे आई इस तरीके से, ठीक, लाइट रे आई, अब वो क्या हो गई, कैसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है, कई बार वो ऐसे हो जाती है, या फिर कई बार वो ऐसे हो जाती है। दैट मीन्स कि इधर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो मैं आपका ब्लैक कलर से डॉट 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 ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द नॉर्मल। जो ये जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया है, इसके अगर आप देखो तो 90 डिग्री में है, नॉर्मल में है। तो या तो वो नॉर्मल की तरफ जा सकती है या नॉर्मल से दूर जा सकती है। इट डिपेंड्स कि ये जो मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन मतलब कौन इसमें डेंसर है, कौन इसमें रेयरर है। तो अगर जब भी रे ऑफ लाइट जाती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम, उस केस में क्या होता है, जो लाइट है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसकी स्पीड धीमी हो गई, उसकी वेवलेंथ कम हो गई, ठीक है, उसकी स्पीड कम हो गई। अब इसका उल्टा लिखने की ज़रूरत है क्या, डेंसर से रेयर में इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल और स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए वहाँ पर बेंड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपका लॉ भी चलता है जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं कि पहला तो है कि भाई द इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट, जो भी इसमें से रिफ्रैक्टेड लाइट है, एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो है सेम प्लेन पे, एक ही उसमें प्लेन पे लाई करेंगे। एंड दूसरा लॉ है जो ये बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज साइन ऑफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये मीडियम टू डेंसर है मीडियम 1 से, अगर रेयर है तो पूरा यहाँ से ले जाके ये वाली लाइट होगी तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी दोनों का रेशियो इज अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक, जो एयर का होता है कितना, 1 होता है। वाटर का कितना होता है, 1.33 होता है। सबसे हाईएस्ट किसका होता है, डायमंड का होता है। डायमंड का कितना होता है, कितना होता है, 2.4। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए किसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ओके, अब ये डिफ्रैक्शन से कैसे अलग है, तो डिफ्रैक्शन में भी बेंडिंग हो रही है, ठीक है, डिफ्रैक्शन में भी बेंडिंग हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, इट इज़ बेंडिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। बेंडिंग इसलिए हो रहा है बिकॉज कोई तो ऑब्स्टेकल आ रहा है उसके बीच में, कोई तो आ रहा है उसको रोकने के लिए, ऑब्स्टेकल आ रहा है, उसके अराउंड बेंडिंग हो रही है। अगर रिफ्लेक्ट होके आ जाए तो रिफ्लेक्शन है, वहीं सोख ले आगे कहीं ना जाए ना पीछे जाए, एब्जॉर्प्शन है, बेंडिंग हो रही है। लेकिन मीडियम के चेंज होने की वजह से बेंडिंग नहीं हो रही है,
ये बेंडिंग हो रही है ऑब्स्टिकल आने की वजह से, सो डिफ्रैक्शन, ठीक है, नैरो स्लिट की वजह से, थ्रू अ नैरो स्लिट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको विवर्तन बोलेंगे। आपने क्लास 11th-12th में पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पढ़ा है आपने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ सर, वाटर का आपका उतना ही होता है, जैसे एयर की अगर बात करूँ 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है, बेंजीन का 1.5 होता है, 1.5 होता है, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 2.42। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीरियड्स द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, आवर्त नियम के अनुसार किसी ग्रह के आवर्त का वर्ग निम्न से समानुपाती होता है। एक चीज़ बस यहाँ पर तब तक आप करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपका अगर यहीं पर मैं बात कर लूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ये तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि अगर मैं कहूँ तो परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वहाँ पर पता है क्या होता है, रिफ्लेक्शन में तो क्या है कि इस तरीके से लाइट आई और इसी तरीके से वापस चली जाती है। ये जो मैंने डॉट डॉट ड्रॉ किया ये इसकी नॉर्मल हो गई, जो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे पहला लॉ तो यही होगा, पहला लॉ सेम होगा कि ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। और दूसरा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तीनों सेम प्लेन पे हैं, और दूसरा इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलो, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीरियड स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो केपलर ने 3 नियम दिए थे, जिनका पहला नियम ये बोलता है कि जितने भी हमारे ग्रह हैं जो सूरज के अराउंड घूम रहे हैं, सूर्य के अराउंड, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार एक पथ में घूम रहे हैं। दूसरा नियम ये बोलता है अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट ने जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगाया, ठीक है, और जितना एरिया है ये सन से अगर दोनों को ये कनेक्ट करें और जितना एरिया निकल के आएगा, और यहाँ से यहाँ में जितना टाइम लगाया, ठीक है, अगर वो सेम टाइम है यानी ये और ये टाइम सेम है तो ये दोनों एरिया भी सेम होंगे, ऐसा कहना था। और तीसरा नियम तो वही है कि जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के, यानी कि इसकी कक्षा के दीर्घ अक्ष का घन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर दीजिए। हिंदी में है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए होता क्या है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो सन अपनी वहीं पे, अगर आप देखो सन यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, जब मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के तो इसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, यानी कि सौर ग्रहण। और अगर अर्थ बीच में आ जाता है सन और मून के तो उसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक, समझ में आती है बात। अब इसमें होता क्या है कि सन की जितनी भी सनलाइट है वो यहाँ पर पड़ रही है, हमें जो अर्थ से विजिबल है मून का सरफेस वो तो ये वाला है, तो हमें मून बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, हमें मून बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। और ऐसी सिचुएशन में इसको हम बोलते हैं अमावस की रात हो गई। क्यों अमावस की रात हो गई? क्योंकि जो मून है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की तो लाइट है नहीं, तो वो नॉन ल्यूमिनस है, तो वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये वाले इसमें हिस्से में तो सनलाइट पड़ी नहीं रही है, तो इस वजह से रात में चंद्रमा की कोई रोशनी नहीं आएगी, एकदम अंधेरा रहेगा, अमावस की रात होगी, उसको बोलते हैं, उसको अमावस की रात बोलते हैं। एंड अंग्रेजी में उसको बोलते हैं न्यू मून, यानी अब यहाँ से नया चंद्रमा बनना शुरू होगा। और जैसे कि दिवाली जो है हम अमावस में सेलिब्रेट करते हैं। और अभी आपको पता है गुरु पूर्णिमा हो के गई, गुरु पूर्णिमा हो गई है। पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा ये होता है, ये कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर मून पूरा विजिबल है, देख रहे हो, ये सन है, सन की पूरी लाइट यहाँ पर पड़ रही है मून पे, तो मून जितना हमें दिख सकता है अर्थ से, पहली बात तो पूरा हमें चंद्रमा कभी नहीं दिखता पृथ्वी से, हमें सिर्फ मून का लगभग 60% हिस्सा ही दिखता है अपनी अर्थ से। कारण उसका ये है, कारण भी अगर पूछ ले, कारण यह है कि मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन यानी कि घूर्णन और परिक्रमण का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, 27 दिन होता है वो, 27 डेज। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम होने की वजह से मून का हमें एक साइड कभी दिखता ही नहीं है, जिसको मून का साउथ पोल बोलते हैं, जहाँ पर हमारे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी, जहाँ प्रज्ञान लैंडर था और विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान हमारा रोवर था। खैर, तो मून की क्योंकि पूरी सनलाइट जा रही है मून की तरफ, जिन लोगों को लग रहा है अर्थ तो बीच में आ जाएगी, सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है।
होता है, लेकिन वो तब होता है जो अभी रिसेंट में हुआ था, अगर आपने सुना हो, अगर आप एक्टिव हो, कि ब्लड मून दिखाया हमें, यानी कि मून पूरा, जो चंद्रमा है वो पूरा हमें कैसा दिखा है, चंद्रमा पूरा हमें लाल दिखा है, वो तब होता है जब तीनों ये एक प्लेन पे भी आ जाते हैं। ये तीनों एक लाइन पे तो दिख रहे हैं, लेकिन जनरली ये एक प्लेन पे नहीं होते हैं, जो कभी कभी होता है। जैसे अभी हुआ था तो हमें लाल पूरा चंद्रमा दिखा था, अगर आप एक्टिव हो गए तो उसको ब्लड मून बोलते हैं। खैर, तो पूरी यहाँ पर मून पे सनलाइट पड़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा, जो अभी हुई थी गुरु पूर्णिमा, जहाँ पर रात में एकदम, तो अब यहाँ से क्या है, इसको बोलते हैं फुल मून, जितना दिख सकता है। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से पूर्णिमा से फिर अमावस की तरफ जाएंगे, तो अब अगर तुम देखोगे तो चंद्रमा का साइज डेली देखना, नोटिस करना, रात में घटता जाएगा, घटता जाएगा, और फिर अमावस की रात आएगी, फिर पूर्णिमा आएगा। तो इस तरीके से फुल मून से न्यू मून, न्यू मून से फुल मून चलता रहता है। तो न्यू मून कब होता है, सोलर इक्लिप्स में, फुल मून कब होता है, लूनर इक्लिप्स में। ओके, सो अ सोलर इक्लिप्स, the moon casts a shadow on earth when it comes between sun and earth. The moon casts a shadow on earth when it comes between the sun and earth. Lunar eclipse, during the new moon phase, the moon passes through the earth's shadow. Lunar eclipse में बोल रहा है during a new moon phase. हाँ, during a new moon phase the moon passes through the earth's shadow. No, it is a full moon phase. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ये एक आपका लूनर इक्लिप्स की अगर बात करेंगे तो फुल मून फेज है, ना कि न्यू मून फेज। ओके, समझ में आई चीज़। लेक्चर 2 का डिजिटल नोट्स, हिंदी नोट्स, मतलब आप बता देना कमेंट में कौन से अच्छे लगे, लेक्चर 1 वाले या 2 वाले, जैसे आप बोलेंगे वैसे बन जाएंगे, ठीक है। वो अर्थ का रोटेशन है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, वो अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड है वो, ठीक है। इन विच स्टेट इज़ द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जिक्र पॉपुलर, तो जिक्र लोक संगीत कहाँ, किस राज्य में वो प्रसिद्ध है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा टाइड के बारे में समझा देता हूँ। टाइड्स, ज्वार भाटा क्यों आते हैं, तो ज्वार भाटा यहाँ पर समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। टाइड्स आते हैं दो कारणों की वजह से, दो फोर्सेज होते हैं। कौन से दो बल होते हैं, तो एक तो मेजर जो होता है ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीकर्षण, यहाँ पर खिंचाव होता है किसका, मून और सन दोनों का, लेकिन मून का ज़्यादा काम करता है, सन का कम काम करता है, मतलब दोनों का होता है लेकिन मून का ज़्यादा। और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर सन है, या फिर ये दोनों तुम सिचुएशन देखो, ठीक है, ये दोनों तुम सिचुएशन देखो, तो यहाँ से तुम क्या समझ में आ रहा है कि मून जो है अपनी तरफ अर्थ का पानी खींचेगा, तो पानी जो है ज्वार भाटा यहाँ पर उत्पन्न होगा। सन भी बोलेगा थोड़ा यार हमारा भी खिंचवा लो यार, हम भी थोड़ा सा तुम्हारे सहयोग दे देते हैं, लाओ। तो यहाँ पर क्या बनेगी, उच्च ज्वार, हाई टाइड, यहाँ पर भी उच्च ज्वार बनेगी। क्यों, ये अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बनेगी। मैं ज़्यादा डिटेल में डीप पे आपको समझा नहीं सकता, लेकिन समझो कि ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल, और यहाँ से पानी कम हो जाएगा तो यहाँ लो टाइड बनेगी। सेम यहाँ पे भी होगा, मून इधर की ओर खींचेगा, मून इधर की ओर खींचेगा, ध्यान सुनना, तो जितना यहाँ खींचेगा उतना का सेंट्रीफ्यूगल यहाँ लगेगा। सन इधर से खींचेगा और जितना खींचेगा उसका सेंट्रीफ्यूगल यहाँ लगेगा। तो ऐसी कंडीशन जब सन, मून और अर्थ तीनों एक सीध में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, तब जो टाइड बनती है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या बोलते हैं, बृहत ज्वार बोलते हैं बृहत ज्वार हिंदी में बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। यहाँ पे स्प्रिंग टाइड में, बृहत ज्वार में हाई टाइड बहुत हाई होती है और लो टाइड बहुत लो होती है। क्यों, क्योंकि सन और मून दोनों के फोर्सेज लग रहे होते हैं। देखो मून खींच रहा है इधर की ओर और सन भी इधर की ओर खींच रहा है, दोनों के लग रहे हैं। सर यहाँ पे तो उल्टा है, हमें पता है, तुम्हें इसमें समझ में दिक्कत होगी अगर तुमने पहले से नहीं समझा है। तो भाई देखो ना, मून उधर की ओर खींच रहा है, हाँ खींच रहा है, ऐसे समझो, मून उधर की ओर खींचा तो उतना ही सेंट्रीफ्यूगल लगा, अब केंद्रीय। हाँ, सन ने थोड़ा सा यहाँ खींचा, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल की पुल की वजह से, तो उसका उतना ही सेंट्रीफ्यूगल लग गया, तो बात बराबर हो गई ना, जैसे वहाँ था वैसे यहाँ पे। इसका उल्टा होता है नीप टाइड, जिसको हम बोलते हैं निम्न ज्वार। नीप टाइड में क्या होता है, तो नीप टाइड में होता है जैसे ये सन है, यहाँ पर आपकी अर्थ है और यहाँ पर आपका मून है, तो मून इधर की ओर खींच रहा है तो इधर की ओर पानी भागा, इधर वो सेंट्रीफ्यूगल, सन इधर की ओर खींच रहा है, इधर लो टाइड बनेगी, लेकिन सन क्या बोल रहा है, नहीं इधर हाई टाइड बननी चाहिए, तो इधर भी उसके, लेकिन होता क्या, निम्न लो टाइड यहीं पे बनेगी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा तगड़ा होता है, तो हाई टाइड तो यहीं बनेगी, लेकिन उतनी हाई नहीं बनेगी क्योंकि सन ने भी इधर से थोड़ा सा खींच लिया होगा। इसलिए नीप टाइड में यानी कि निम्न ज्वार में हाई टाइड उतनी हाई, लो टाइड उतनी लो नहीं होती है। और एक स्प्रिंग टाइड में और एक नीप टाइड में जो अंतर होता है वो लगभग हफ्ते भर का होता है, 7 डेज़ का होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, याद रहेगा।
याद रहेगा? स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में कितना अंतर होता है? 7 दिन का अंतर होता है। और अगर मैं बात कर दूं कि एक स्प्रिंग टाइड और दूसरी स्प्रिंग टाइड के बीच में कितना अंतर होता है, तो 14 दिन का हो जाएगा अंतर। ठीक है। और अगर एक हाई टाइड और एक लो टाइड में अंतर पूछूं कितना होता है, एक हाई टाइड और लो टाइड में तो 6 घंटे और 12 मिनट का अंतर होता है। और एक हाई टाइड और दूसरी हाई टाइड, या एक लो टाइड या दूसरी लो टाइड में 12 घंटे और 25 मिनट का डिफरेंस होगा। इन विच स्टेट इज द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जिकिर पॉपुलेशन? जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? इट इज़ इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, असम का ही है। असम की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इसको जिक्र को करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? करिए, कौन सा सही मैच्ड है? ओके, सो प्लाज्मोलिसिस, सेल वॉल, सेल्यूलोस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो पूरी, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बनी होती है आधी प्रोटीन की आधी लिपिड की। अगर वो प्लांट सेल है तो उसमें आउटर कवरिंग सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन तो होगी लेकिन आउटर जो होगी वो सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति होगी। और कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोस की। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोस की, जो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एनिमल सेल में क्योंकि नहीं होती, तो एनिमल सेल में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा, कौन शक्ति प्रोवाइड करेगा वहाँ संरचनात्मक शक्ति? वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन करेगा। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, प्लाज्मोलिसिस क्या है? तो प्लाज्मोलिसिस गेन ऑफ वाटर है, नो, लॉस ऑफ वाटर को बोलते हैं। होता क्या है कि 3 तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपो और हाइपरी क्या है? हाइपर में क्या होता है, सांद्रता बाहर की ज़्यादा है, सांद्रता समझते हो, कंसंट्रेटेड ज़्यादा है, पानी बाहर कम है, अंदर पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो बाहर सांद्रता ज़्यादा है, अंदर कम है। या फिर मैं बोलूँ पानी की सांद्रता जो है अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है पानी की। तो पानी जो है हमेशा, पानी की अगर मैं बात करूँ तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं तुमसे कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने कोशिका भित्ति बताई तुमको, जो सेल वॉल बताई थी, ये एक फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी सारी चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने का परमिशन दे देती है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ कोशिका सेल मेम्ब्रेन की, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि हर किसी को अलाउ नहीं करती है, सिर्फ कुछ ही लोगों को अलाउ करती है अंदर बाहर आने जाने में। तो ऐसे ही कैसे यहाँ पर आना जाना बाहर होता है, तो ये ऑस्मोसिस के जो प्रोसेस होता है, जिसको हिंदी में परासरण बोलते हैं। तो परासरण क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस होता है चीज़ों का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर सेल के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर, कोशिका जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल होती है ये लिविंग नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, ये नॉन लिविंग होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। किसमें? प्लांट सेल में। ये फंगस में भी होती है, ये बैक्टीरिया में भी होती है। फंगस में जो कवक होता है उसमें ये काइटिन की बनी होती है। और अगर बैक्टीरिया में बात करेंगे तो ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी होती है पेप्टिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर इन शॉर्ट पेप्टिन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, तो ये पता होना चाहिए किसकी बनी हुई होती है। तो यहाँ पे क्या है कि पानी अंदर ज़्यादा था बाहर कम था। समझो मेरे ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो हाई से लो मैं मूवमेंट करवा रहा हूँ ये पानी का मूवमेंट करवा रहा हूँ। पानी अंदर कम होता है हाइपरटोनिक में, और बाहर ज़्यादा, बाहर अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है। तो अंदर से ज़्यादा मूवमेंट हो गया, सेल श्रिंक कर जाती है। सेल श्रिंक कर गई, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक, हाइपो में क्या होता है, पानी बाहर कम है अंदर ज़्यादा, मतलब पानी बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो अंदर की ओर मूवमेंट होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगा। ये मैं पानी की सांद्रता की बात कर रहा हूँ। वैसे ओवरऑल अगर मैं सांद्रता देखूँ, जैसे कि आपको सांद्रता समझ में आता है ना, कि जैसे मैंने 1-2 ग्लास लिए, ये सेम अमाउंट ऑफ पानी है, मैंने यहाँ 1 चम्मच चीनी डाली, यहाँ 5 चम्मच चीनी डाली, तो कौन ज़्यादा सांद्र होगा, कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा? ये। ठीक है, ओके। तो वैसे अगर हम देखें तो यहाँ बाहर ज़्यादा कंसनट्रेटेड, लेकिन यहाँ मैं वाटर के कंसनट्रेशन की बात कर रहा हूँ। हाइपोटोनिक में वो सेल फूल जाएगी, इसको बोलते हैं टर्जिडिटी, इसको बोलते हैं टर्जिडिटी, जहाँ सेल फूल जाती है।
आइसोटोनिक में देर इज नो मूवमेंट, क्यों? क्योंकि अंदर और बाहर दोनों जगह वाटर का कंसेंट्रेशन सेम है। अब इसमें हम कुछ फीचर समझ लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में समझा था, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनका तो देख लिया था। अब आगे न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये केंद्रक है, नाभिक, नाभिक के अंदर केंद्रक के आगे हमें न्यूक्लियोलस दिख रहा है। इसका काम है राइबोसोम बनाना। राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन बनाना। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, इसीलिए रफ होता है। रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए रफ होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है, और स्मूथ वाला इसीलिए स्मूथ होता है कि उसमें राइबोसोम नहीं होता है। रफ वाला क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा क्योंकि इसमें राइबोसोम है इसलिए। स्मूथ वाला जो है ये फैट यानी वसा और जो लिपिड है उनका संश्लेषण करेगा, फैट्स एंड लिपिड का यहाँ पर सिंथेसिस करेगा। ये चीज़ समझ में आई। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी वजह से इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका की यहाँ पर क्या बोलेंगे? ऊर्जा मुद्रा बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है जिससे एनर्जी जनरेट होती है, मतलब एनर्जी जनरेट करता है एटीपी के फॉर्म में, तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका जो शेप है वो सॉसेज शेप में देखने को मिलता है। दो इसमें झिल्लियाँ होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं। जो अंदर वाली होती है उसमें ये एटीपी बनता है, बाहर वाली जो होती है वो पोरस नेचर की होती है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये अब चलो वो तो खैर ना याद करो, मतलब पहले पूछता था क्वेश्चन, एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है जिसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं। खैर सेल डेथ से यहाँ याद आया लाइजोसोम के बारे में। लाइजोसोम क्या क्या है? लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, सुसाइडल बैग है सेल का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ है। अगर यहाँ पर दिखेगा नहीं, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या भरा होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसको हम डाइजेस्टिव जूसेस भी बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव जूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये लाइजोसोम फटता है तो पूरी सेल डाइजेस्ट कर लेता है। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके, गोल्गी अपरेटस का काम क्या होता है? इसका पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम होता है। किस चीज़ को पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करता है? ये करता है जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें रफ प्रोटीन बना रहा है, स्मूथ आपका फैट लिपिड बना रहा है, और वो चीज़ को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, ऐसे याद करो। उसके दो बेटे हैं, रफ और स्मूथ, इन दोनों बेटे का काम है बनाना, और जिस इनका जो बाप है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका काम है ट्रांसपोर्ट का काम करना। तो वो ट्रांसपोर्ट करके गोल्गी अपरेटस को दे आता है और ये पैकेजिंग डिस्पैचिंग करते हैं। तो इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सेंट्रियोल ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, कोशिका के विभाजन में इनका लेना देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इतना चीज़ याद रहेगा आपको। आगे बढ़ें। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो ये टर्म किसने दिया था? न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर बात करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म, एक सेकंड रुको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी पूछेगा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सेल की डिस्कवरी पढ़ी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। वो डेड सेल थी जिसकी कॉर्क में डिस्कवरी करी थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी, पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में। सेल थ्योरी शेल्डन और स्वान ने दी थी, और उसके बाद वर्चॉव ने उसको मॉडिफाई करने का काम किया था। और न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। और प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म ये पुरकिंजे ने टर्म दिया था। किसने? पुरकिंजे ने। ओके, पुरकिंजे। आगे बढ़ें। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया फीजिबल। तो जो आपका ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसको किसने वो किया था? तो इसको NHAI, इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, या फिर BRO दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज ही हम लोगों ने 4.0 बैच में ये पूरा पढ़ा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसकी टोटल लेंथ 5846 किलोमीटर है, 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ दिल्ली को मुंबई से चेन्नई को कोलकाता से लिंक करती हैं। अब इसमें भी जो सबसे लंबा बेल्ट है वो कोलकाता से लेकर चेन्नई तक का है, और जो सबसे छोटा बेल्ट है वो मुंबई से लेकर चेन्नई तक का है। तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, इस पर भी अभी क्वेश्चन बन चुका है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है क्वाड्रिलेटरल शेप में, इसलिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको। अभी रोड को बनाने का काम किसका है? रेलवे का काम है। BRO का काम होता है रोड वगैरह, सड़क वगैरह बनाना बॉर्डर में, जो आपका ये
हिमालय वाला एरिया यहाँ पे, ठीक है। आंसर होगा NHAI, जो कब बना था? 1988, 1988 में ये बना था, 1988 में। और BRO कब बना था जरा बताइए तो? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपका श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बात करेंगे तो ईस्ट में असम के सिलचर से लेके गुजरात के पोरबंदर तक है, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये चीज़ ध्यान रखना है इसके बारे में आपको, ठीक है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ मिलते हैं ये दोनों? ये झांसी में इनका मिलन होता है, झांसी में मिलन होता है। लेंथ की बात करेंगे तो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इसकी लेंथ है 4000 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की अगर बात करेंगे तो 3300 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना ध्यान रखना, जो 2017 में लॉन्च हुई थी, वो रोड डेवलपमेंट, हाईवे डेवलपमेंट को लेके भारतमाला परियोजना। और जो सागरमाला है वो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, बंदरगाह को डेवलप करने के लिए सागरमाला परियोजना है, ठीक। और एक चीज़, जो GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान रखना वो यहाँ पर बांग्लादेश से लेके यहाँ पर काबुल तक है, बांग्लादेश के चटगांव से लेके काबुल तक। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता से लेके, एक्चुअल में जो GT रोड है उसके 2 सेक्शन याद करना है आपको। GT रोड का एक तो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, NH1, जो किसको जोड़ता है? NH1 की अगर बात करेंगे तो ये कोलकाता टू दिल्ली, कोलकाता टू दिल्ली है ये। एंड NH2 की अगर बात करेंगे, जो GT रोड का सेक्शन है, ये जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर होता है यहीं पे आपका ख़त्म। ऑलराइट, अब जिसको भी नोट्स लेने हैं तो वो नोट्स यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। नोट्स यहाँ पर ले सकता है। परमार अकेडमी पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। परमार अकेडमी जो ऐप है वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। तो वहाँ से आप इंग्लिश हिंदी दोनों को ले सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता दो कि हिंदी में आपको लेक्चर 1 के ज़्यादा ठीक लगे या लेक्चर 2 वाले। मैंने जानबूझ के अलग करवाए थे, सो दैट आप बता दो कैसे हैं भाई। शो तो हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 राठी, ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत क्या है इसमें? इसमें दिक्कत क्या है? ये गलत है तो सही क्या है बताओ? हमें पता है तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक गई है कि ये लोअर है तो ये हायर कैसे हो सकता है। बस तुम्हारी इतनी बुद्धि है, हैं? और तुमको ज्वाइन करनी दिल्ली पुलिस। लेक्चर 2 के हिंदी वाला लाइक, अच्छा ये कमेंट में कर लेना लाइक वाइक, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, और रिवीजन करके आया करो यार। ये जो मैं पूछ रहा था अभी कि भाई इतना तुम लोगों को नहीं पता है कि गंगा रिवर सिस्टम हमने किया भी है कि नहीं किया है, ये हालत है, ठीक है। तुम लोग को यही नहीं पता है, हवा नहीं है कि अभी तक किया भी है कि नहीं किया है। तो भाई रिवाइज़ करके आया करो पुराने लेक्चर्स। जो गैप देते हैं, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन अगर लेक्चर होता है फिर भी अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो उसका, तो फिर बंटाधार है। और ये अभी वो मत करना कि सर ये कर लो वो कर लो, ठीक है। मैं सारी, मुझे पता है कैसे पेस लेके चलना है। अभी इतने लोगों में काफ़ी लोग की हालत टाइट हो जाएगी अभी कुछ ही लेक्चर्स में। करंट अफेयर्स के लिए कुछ बताइए, कल मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए कैसे क्या होगा। अच्छा, सबसे लॉन्गेस्ट NH कौन सा है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ध्यान रखना NH44 है, जो श्रीनगर, जो पहले NH7 हुआ करता था, श्रीनगर टू कन्याकुमारी है वो, है ना। और अगर वाटरवेज की बात करेंगे, क्यों
वाटरवेज की अगर बात करेंगे तो नेशनल वाटरवे 1 ये आपका प्रयागराज से हल्दिया है। प्रयागराज से हल्दिया किस नदी पे है ये है गंगा। गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम बोलते हैं इसको। गंगा और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली गंगा की, उसको ज्वाइन करता है ये। देन नेशनल वाटरवे 2 जो है आपका असम में देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ब्रह्मपुत्रा। जो नेशनल वाटरवे 3 देखने को मिलेगा, और ये लॉन्गेस्ट है भाई, ये सबसे लंबा है, ये ध्यान रखना। 3 वाला जो देखने को मिलेगा कोल्लम टू कोट्टापुरम, केरला में है ये। नदी नहीं याद करनी है इसमें, ठीक है। कोट्टापुरम। नेशनल वाटरवे 4 का सर आई थिंक भाई, जब भी जैसे आपको डाउट लगे ना, जैसे मैंने दोबारा भी बोल दिया कि नहीं इसका आंसर ये होगा, तो आप एक बार आंसर की से भी चेक कर लिया करो उसमें, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर उसके बाद कि भाई अगर सर बोल रहे हैं 2 बार बोल दिया, तो एक बार चलो आंसर की से भी तो मैच कर लेते हैं। नहीं, हमें लग रहा है, ये कोई लॉजिक हुआ? ये हमें लग रहा है। तुम्हें लग रहा था तभी तो हमने 2-3 बार उसको चेक किया है, क्योंकि तुमको लग रहा था। अब हम क्या कर लें तुम्हारे लगने का, जब हमने 1-2 बार चेक कर लिया तो फिर देखो आंसर की में कि उसमें है भी है कि नहीं है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे ये भी आपका साउथ में देखने को मिलेगा, जो काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। काकीनाडा, चेन्नई, इन सबको, पुडुचेरी। नेशनल वाटरवे 5 कहाँ है, तो ये आपका ये आपका जाएगा क्या बोलते हैं, उड़ीसा वाले रीजन में है, ठीक है। और 6वां वाला चला जाएगा बराक रिवर, जो अभी पढ़ा रहे थे मेघना को, जो ज्वाइन कर रहा था, ठीक है, बराक रिवर। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं अब मंडे को। तब तक आपको करना है रिवीजन। थैंक यू। क्या? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा ही थिंग लिख दिया। ये आपका NH2 होगा, ये NH1 होगा, ठीक है। दिस इज़ योर NH2, ये होगा आपका NH1। NH1 है आपका दिल्ली से अमृतसर, और ये NH2 होगा, ठीक है। NH1 दिल्ली से अमृतसर है, और ये आपका दिल्ली से कोलकाता है, सॉरी, हाँ तो वही तो है, ओके। इरेज और लिंक ऑन स्लाइड इरेज, ठीक है। चलो वो कमेंट में मुझे बता देना, लेक्चर 2 वाले हिंदी वाले सही लगे या लेक्चर 1 वाले, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। क्या 13 क्वेश्चन नहीं करवाया? 13 नंबर क्वेश्चन नहीं करवाया? करवाया तो है, थैंक यू। और इसकी PDF परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये फ्री में PDF मिल जाएगी। नोट्स लेना है तो परमार अकेडमी ऐप पे जाके कोर्सेज सेक्शन में आपको दिख जाएगा दिल्ली पुलिस के नोट्स।